हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अमर उजाला अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें, और जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी पहली जो खबर है वह है हड़ताल से जो बिजली अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिसमें कि हाईकोर्ट सख्त नज़र आ रहा है और कर्मचारी नेता को तलब किया गया है। तो ऊर्जा मंत्री ने चेताया कि लाइन में फॉल्ट किया तो आकाश पाताल से खोज निकालेंगे। तो इस प्रकार दावा प्रदेश में 4000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली एक तरह से, जिसमें कि बातचीत का रास्ता खुला होने की भी बात कही गई है। कर्मचारियों की हड़ताल से एक तरह से प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति चरमरा गई है और लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन जबरदस्त संकट पैदा हो गया है और गोरखपुर और कानपुर में फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया है और राजधानी का करीब 1/4 हिस्सा बिजली संकट से जुड़ा है। तो इस मामले में हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है, उसने कर्मचारी नेताओं को तलब किया है। वहीं इसके बाद 7 राज्यों में एक तरह से जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है, और यूपी के लखनऊ में जो कि स्थापित होगा और करीब 3 लाख लोगों को जिससे रोजगार मिलने की संभावना है और 4445 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आम बजट में, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जिसमें प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। आने वाली पीढ़ी के लिए अपनानी होगी प्राकृतिक खेती, यह बात बद्रीनारायण चौधरी ने कही है। और जिसमें कि हस्तिनापुर में शुरू हुआ 3 दिवसीय गो आधारित जैविक कृषि कृषक संगम, रविवार को मोहन भागवत यहाँ आएंगे। तो इस प्रकार से यह बात बद्रीनारायण चौधरी ने कही है। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई एक तरह से जो कुख्यात गैंगस्टर हैं, उन्होंने कहा उनका जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है। उसने यह भी कहा कि वह पिछले 4-5 साल से सलमान को मारना चाहता है, और बिश्नोई ने यह बात एक साक्षात्कार में कही है। और इसके बाद जो हमारे लिए खबर आ रही है वह है बिजनौर में बेटी की जान बचाने के लिए गुलदार से एक जो पिता है वो भिड़ गया है। तो फावड़े से प्रहार करने पर बालिका को छोड़ भागा है, और किस प्रकार से एक बुजुर्ग भी गुलदार के हमले में घायल हो गया है। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर है वह उसकी तरफ हम चलते हैं। चीनी लोन ऐप ने आरबीआई नियमों को दरकिनार करते हुए एक तरह से बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा किया है, और ईडी ने फर्जीवाड़े में रेज रपे और 3 चीनी कंपनियों के खिलाफ दाखिला आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें कि एक तरह से ईडी जब्त कर चुका है 77.25 करोड़, और फर्जी पते पर चल रही थी कंपनियां, इसका पता चला है। वहीं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ हम चलते हैं। नए भारत में मदरसों की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बात हिमंत ने कही है। असम के सीएम है जो कि राज्य में इन्हें बंद करेंगे, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर जो अभी बनने जा रही है वह है टावर ऑफ लंदन में विजय प्रतीक बनेगा भारत का कोहिनूर। एक तरह से जो महाराणा रंजीत सिंह के खजाने में शामिल था ये हीरा, और बाद में महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया था। और कोहिनूर का सफ़र भी एक तरह से बहुत लंबा है और ब्रिटेन में जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो टावर ऑफ लंदन में आयोजित एक सार्वजनिक प्रदर्शनी के दौरान विवादास्पद एक तरह से औपनिवेशिक काल के हीरे कोहिनूर को विजय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ हम चलते हैं। रूस जाकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पहल कर सकते हैं शी जिनपिंग, और पुतिन ने निमंत्रण दिया है शी जिनपिंग को, जिसके लिए 3 दिनी दौरे पर कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और जिसमें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए सोमवार को रूस का दौरा करने का ऐलान किया है। वहीं इसके बाद पहली बार जेल से एक प्रकार से लाइव इंटरव्यू केंद्रीय एजेंसी
से जांच की मांग की गई है, और जिसमें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जेल से लाइव इंटरव्यू के मामले में को देश का पहला ऐसा मामला बताते हुए इसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं इसके बाद पेरिस में एक तरह से जो सरकार विरोधी प्रदर्शन है वो भड़क गए हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आगजनी में पथराव भी किया गया है, और मैक्रो ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मामले में सरकार को खतरे में डाल दिया है। एक तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को विशेष संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने का आदेश दे दिया है, और इसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने के विवादित विधेयक को संसद बिना मतदान की मंजूरी मिलना तय है। और इस प्रकार से हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है सऊदी समझौते से भारत को चिंता की ज़रूरत नहीं है। यह बात ईरान के राजदूत ने कही है। यह नई दिल्ली के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट देश विदेश की खबर है उसकी तरफ। खालिस्तान आंदोलन का बढ़ावा एक तरह से आईएसआई की साजिश है, और लंदन में रह रहे पूर्व खालिस्तानी ने कहा है कि कुछ सिख पाकिस्तान के हाथों के औजार बने हैं। और पीएम मोदी ने काली सूची को समाप्त किया है, और कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो रहे गैर राज्य क्षेत्रीय दल हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले गैर भाजपा गैर कांग्रेस मोर्चा के गठन की तैयारी की गई है। तो लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं सतलुज यमुना नहर विवाद का नहीं निकला अब तक कोई समाधान। यह बात केंद्र सरकार ने कही है, और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर कहा है कि पंजाब सरकार ने पानी साझा करने से इनकार कर दिया है। और इस प्रकार से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो खुद को पीएमओ का अफसर बताने वाला जालसाज गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी 3 बार श्रीनगर आया था, प्रोटोकॉल और सुरक्षा मिली थी, और गृह मंत्री के अलावा कई बड़े नेताओं के साथ भी आरोपी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहीं धूम्रपान करने वाले मूत्राशय कैंसर का खतरा 4 गुना बढ़ा है। तो इस पर भी एक तरह से 11,000 से अधिक लोगों की देश में हर साल इस वजह से मौत हो रही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो कारोबार जगत की खबर में संपत्ति व कर्ज से में असंतुलन बैंकिंग संकट के लिए एक जिम्मेदार है। एक तरह से अमेरिका में 3 बैंकों के डूबने के बीच आरबीआई गवर्नर दास ने घरेलू बैंकों को आग्रह किया है, और 6.44% रह गई है खुदरा महंगाई। फरवरी 2023 में घटकर थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिली है। वहीं अमेरिका में मौजूद बैंकिंग संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय बैंकों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि संपत्ति व कर्ज में असंतुलन वित्तीय स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं इसके बाद टैरिफ पर लड़ाई में ग्राहकों को लाभ, एयरटेल देगी असीमित 5G डाटा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एयरटेल के सभी पोस्ट पेड और 239 रुपये व अधिक के डाटा प्लान वाले प्रीपेड ग्राहक को लाभ मिलने वाला है। वहीं इसके बाद अमेरिका में बैंकिंग संकट जो गहराया है, और भारतीय स्टार्टअप के सिलिकॉन वैली में बैंक में 8,254 करोड़ जमा किए गए हैं। तो इस प्रकार से 20,000 करोड़ रुपए से कम है रियल स्विट्ज़रलैंड के बैंक की संपत्तियां, और जिसमें कि सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर के बैंक के बाद अमेरिका में अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के दिवालिया होने का खतरा भी नज़र आ रहा है। और इस प्रकार से सोना 400 रुपये महंगा होकर 58,000 पार पहुंच गया है, और चांदी की कीमतों में 430 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो एनालिसिस है उसकी तरफ। तो किस प्रकार से जो विकास दर है वह सुस्त पड़ सकती है, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अग्रणी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक तरह से
आगामी वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी की विकास दर के 6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जिसमें रिजर्व बैंक के साथ ही सरकार के लिए अगले कड़े संदेश छिपे हुए हैं। अलबत्ता अगले 5 सालों तक औसत विकास दर 6.8% रहने का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर आश्वस्त करता है। रिजर्व बैंक ने 2024 में विकास दर के 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, लेकिन क्रिसिल ने इसमें गिरावट दर्ज की है। क्रिसिल के आकलन को एनएसओ के चालू वित्त वर्ष 2023 में विकास दर के 7% रहने के अनुमान के साथ ही भी देखना चाहिए, जिससे आसन्न चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी। क्रिसिल के आकलन को देखें तो सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को मोटे तौर पर 3 कारण प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें दुनिया बड़े केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में आक्रामक तरीके से की गई वृद्धि, विगत 1 साल के दौरान रिजर्व बैंकों द्वारा रेपो दर में 250 बेसिस पॉइंट की वृद्धि और भू राजनीतिक कारणों से कच्चे तेल और कमोडिटी के दामों में मची उथल पुथल शामिल है। क्रिसिल का कहना है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में जो वृद्धि की है उसका व्यापक असर आगामी वित्त वर्ष में दिख सकता है, और असल में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के लिए महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन दरें बढ़ने से उस पर प्रतिकूल असर हो रहा है। हालांकि संतोष की बात यह है कि क्रिसिल का आकलन है कि 2024 में महंगाई घटकर 5% पर आ जाएगी और चालू वित्त वर्ष महंगाई दर 6.8% है और रिजर्व बैंक ने उसे 6% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक वह इससे हासिल नहीं कर सका है। पिछले 2 महीने के दौरान देखें तो जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% थी, जो कि फरवरी में घटकर 6.44% हो गई है। और इस प्रकार से क्रिसिल का आकलन है कि इस बार रबी फसल अच्छी हो सकती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार, जैसा कि बजट में भी नजर आया है कि क्रिसिल का भी आकलन है कि ढांचागत क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय पर जोर दे रही है। निसंदेह इसके दीर्घकालीन नतीजे मिलेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत ऐसे कदमों की है जिनसे मांग बढ़े और महंगाई नियंत्रित हो। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था की एक तरह से जो रफ्तार है वो धीमी पड़ सकती है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट एनालिसिस है उसकी तरफ। खाड़ी में चीन की ताकत भारत का सिरदर्द बनी हुई है। तो इसी के ऊपर एक प्रदीप कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने एक एनालिसिस लिखने का प्रयास किया है। और हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकार पर विवाद से उपजा शिया सुन्नी टकराव मार्च के पहले पखवाड़े में एक ऐतिहासिक बिंदु पर पहुंच गया है और चीन की मध्यस्थता के नतीजतन बीजिंग में गुप्त वार्ताओं के बाद सुन्नी ताकत के प्रतीक सऊदी अरब और शिया ईरान कूटनीतिक संबंधों की पुनर्स्थापना पर सहमत हो गए हैं। फारस की खाड़ी सहित पूरे पश्चिम एशिया में करीब 1 शताब्दी से चले आ रहे पश्चिमी खेमे के वर्चस्व को यह दूसरा बड़ा झटका है। और पहले झटके में भी ईरान था, जब 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुई इस्लामी क्रांति ने अमेरिका परस्त शाह रजा पहलवी को अपदस्थ कर दिया था। अमेरिका ईरान को अलग थलग करने में लगा था कि जिस चीन को वह अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, उसने अभी तक अमेरिकी छत्र छाया में रहे सऊदी अरब और ईरान को एक मेज पर बैठाकर समझौता करा दिया है। अमेरिका के लिए एक बुरी खबर यह भी है कि मॉस्को तेहरान सामरिक सहयोग के बीच रूस ईरान को सुखोई युद्धक विमान देने पर सहमत हो गया है और उधर यूक्रेन में फंसे रूस को ईरान से खास तरह के ड्रोन की सप्लाई की खबरें काफ़ी पहले से आ रही हैं। चीन अगर वाशिंगटन की धमकियों को दरकिनार कर रूस को हथियारों की सप्लाई शुरू कर देता है तो यह भी अमेरिका के लिए खराब संकेत होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी सरकार ने ईरान से सहमति हो जाने के बाद अमेरिका को सूचित किया है यह वही सऊदी अरब है जिसने मक्का शरीफ की हिफाजत के लिए अमेरिकी सैनिक बुलाए थे। अमेरिका के इस घटते कूटनीतिक सामरिक प्रभाव के मुकाबले चीन के लगभग 5 दशक पुराने सपने साकार हो रहे हैं। चीन की उग्र हान राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर कम्युनिस्ट बिरादर ने सिद्धांतों की सहर्ष बलि की भी यह अवधि साक्षी है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से गद्दा नशीन हुए रजा शाह पहलवी की जब ईरान की प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टी तूदे का दमन कर रहे थे
तो चीन इस अमेरिकी कठपुतली से प्रेम की पींगे बढ़ाने में लगा था। चीनी मीडिया शाह विरोधी आंदोलनों की निंदा किया करता था। इस वजह से क्रांति के बाद शुरुआती वर्षों में अयतुल्ला से रिश्ते बनाने में चीन की कठिनाई जरूर हुई, लेकिन कामयाबी का सिलसिला शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। चीन की कोशिशें अब परवान चढ़ रही हैं। उधर अमेरिका समर्थक सऊदी अरब को खुश करने में चीन इस हद तक चला गया है कि कुवैत पर इसकी कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप के सऊदी अनुरोध का भी अनुमोदन कर डाला है। उन्होंने चीन सहित पूरी दुनिया मानती थी अमेरिका पश्चिम एशिया के तेल स्रोतों पर एक अधिकार कायम करना चाहता है। चीन की चिंता थी कि फारस की खाड़ी से लेकर कैस्पियन सागर के तटवर्ती देशों तक समुद्री मार्ग को नियंत्रित कर अमेरिका तेल की आपूर्ति को संचालित करना चाहता है। चीन 1990 के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा बढ़ती घरेलू मांग के मद्देनज़र अमेरिका को इस खेल में शिकस्त देना चाहता था। अमेरिकी उद्योग व्यापार का एक असरदार वर्ग आधिकारिक लाभ कमाने के लालच में चीन का रास्ता आसान करता रहा है, जबकि सऊदी अरब और ईरान चीन के दो बड़े तेल निर्यातक होने के साथ ही बीजिंग के प्रयासों से नज़दीक आ रहे हैं और समुद्री तेल मार्गों को अवरुद्ध करने के अमेरिकी विकल्प का सीमित होना स्वाभाविक है। ईरान की अनदेखी करना आसान था, सऊदी अरब की नहीं, क्योंकि अमेरिका का वहाँ बहुत गहराई तक घुसा हुआ है और सऊदी अरब की हुकूमत में निर्णायक भूमिका में आ चुके शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अपनी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। वह पूर्ववर्ती सऊदी शासकों से बुनियादी तौर पर इस मायने में भिन्न है कि अमेरिकी प्रभाव से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। इसकी बड़ी मिसाल यह है कि अब अमेरिका सऊदी अरब का एकमात्र हथियार सप्लायर नहीं है, वह चीन से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार खरीद रहा है। अगर ईरान यमन के शिया हूती विद्रोहियों को शांतिपूर्ण समझौते के लिए अंतिम रूप से राजी करने में सफल हो जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा सऊदी अरब का होगा। उसी तरह शिया बहुल बहरीन से हटकर सऊदी अरब अयतुल्ला की इच्छा पूरी कर सकता है। सीरिया में रूस की सहायता से असद सरकार का पलड़ा भारी है। ईरान भी उसकी मदद कर रहा है। निरंतर अमेरिकी दबाव में चल रहा ईरान लेबनान में शिया हिजबुल्लाह से एक तरह से हाथ खींचकर इसराइल को संकेत दे सकता है। सऊदी अरब और इसराइल में मैत्रीपूर्ण संबंध है ही, बहुत सारी संभावनाएं भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन चीन और रूस की अघोषित नोट कूटनीतिक सैनिक रणनीति का चरम यही हो सकता है। चीन और रूस की असफलता अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र को कम करेगी और उसके प्रतिकूल परिणाम से भारत अछूता नहीं रह सकता। बीजिंग घोषणा से पहले की कुछ घटनाएं गौरतलब हैं। चीन के विदेश मंत्री किन गांग दिल्ली से बोल गए कि भारत और चीन सीमा विवाद को समुचित स्थान पर रखते हुए शताब्दी में एक बार हो रहे वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में आपसी रिश्तों को देखें और सीमा पर स्थिति को जल्द से जल्द समन्वित प्रबंधन के तहत लाएं। इसका सीधा भाष्य यह हुआ, चीन सीमा विवाद पर स्थायी स्थिति बनाए रखना चाहता है और अप्रैल 2020 में लद्दाख में जिन इलाकों पर कब्जा किया था वहां से नहीं हटेगा और भारत इसे भूलकर चाहे तो अन्य विषयों पर बात कर सकता है। इस तरह भारत का रास्ता बंद और सीमा पर तैनात 50,000 से अधिक सैनिकों को हटाने की जिम्मेदारी भारत की ही है। मॉस्को से भारत और चीन में मध्यस्थता के संकेतों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि रूस चीन की तुलना में कमज़ोर हो चुका है और सार्थक मध्यस्थता ताकतवर किया करते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के संकट क्वाड को चीन अपनी घेरेबंदी में के तौर पर देखता है और भारत के लिए यह चीन की दादागिरी से निपटने का एक कूटनीतिक सामरिक प्रयास है। रूस भी क्वाड का विरोध कर चुका है। भारत भी पर मनोवैज्ञानिक दबाव दरअसल अमेरिका से विमुख करने की साजिश है। चीन रूस संयुक्त ताकत का मुकाबला सिर्फ अमेरिका कर सकता है और अमेरिका से भयमुक्त चीन बेलगाम साम्राज्यवादी शक्ति होगा। अंतर्राष्ट्रीय हालात ने भारत को एक खतरनाक दोराहे पर पहुंचा दिया है। इस प्रकार से अब हम छोटी सी कहानी कहकर आपसे विदा लेंगे। केवल ईश्वर आराधना, जिसका शीर्षक है आंध्र प्रदेश के तालप्पा गांव में जन्मे अन्नामाचार्य भगवान तिरुपति के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, श्री दुर्गा आदि सभी के प्रति भक्ति भाव रखते थे। वे मानते थे कि सभी अवतार एक ही प्रभु के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। उनका कंठ सुरीला था। पहले वे अन्य साधु संतों के रचे पद गाकर भक्ति का
प्रचार किया करते थे। बाद में सरस्वती की उन पर ऐसी कृपा हुई कि रोज एक भक्ति गीत रचकर उसे तिरुपति जी को सुनाने लगे। अन्नमाचार्य अपने प्रवचनों में सदाचार पर जोर दिया करते थे। वह करते थे कि मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, उसे सद्गुरु और भक्ति में लगाना चाहिए, न किसी की निंदा करनी चाहिए और न कि बेवजह प्रशंसा। विजयनगर साम्राज्य के राजा सालू नरसिंह राय ने एक बार उनका भक्ति गीत सुना तो मंत्रमुग्ध हो उठे। उनके मंत्री ने अन्नमाचार्य से अनुरोध किया कि वह यदि राजा की प्रशंसा में कुछ पद रचे तो राजा उन्हें कई गांव इनाम दे देंगे। भक्त कवि ने कहा, मैं केवल भगवान की प्रशंसा के पद रचता हूँ और उन्हीं की भक्ति के लिए गाता हूँ। अन्नमाचार्य ने अपने जीवन में 32,000 पदों की रचना की। तिरुपति के वेंकटेश मंदिर के संकीर्तन भंडार में ताम्र पात्र पर लिखित उनके असंख्य पद सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से इस एनालिसिस के बाद हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे निरंतर कटिंग चाय में बने रहेंगे। आपके साथ निरंतर हमारे साथ बने रहिए। कटिंग चाय में हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। धन्यवाद।